हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड और ये आपकी पहली क्लास है। और इस क्लास में आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी फर्स्ट यूनिट भी कह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी इसको क्षतिपूर्ति की संविदा भी बोलते हैं, जो कि आपकी धारा 125 से 126 तक है। इस वीडियो में हम क्षतिपूर्ति की संविदा से रिलेटेड सारे पॉइंट्स कवर कराएंगे जो भी आपका है, जैसे एसेंशियल एलिमेंट हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस जो भी है आपके, उनको भी इसी वीडियो में कवर कराएंगे। साथ ही में हम क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी बोलते हैं, उसमें डिफरेंस भी बताएंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और फिर इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस बार कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम करवा रही हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज पहले की तरह सब्जेक्टिव एग्जाम करवा रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसमें हम सब्जेक्टिव पोर्शन भी करवाएंगे, क्योंकि हमें जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे तब तक हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट करवाएंगे आपको, उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोई भी पार्ट इसका मिस मत करिएगा, ठीक है। और अगर आप आज की क्लास पूरी देख लेते हो तो फिर इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये टॉपिक आपका पूरा आज इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ओके। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग वहाँ जाइए, लिंक में क्लिक करिए और इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओके। और जो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस डालूंगी, अभी तो आज फर्स्ट क्लास है, आगे जितनी क्लासेस आएंगी मैं कोशिश करूंगी कि पूरा आपका सब्जेक्ट मैं कवर करा दूं, ठीक है। तो एक एक करके मैं पीडीएफ भी बनाती रहूंगी, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और ये वेबसाइट में भी मिल जाएंगे। आप लिंक से जाइए, वेबसाइट में चेक करिए जाके, ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपका एक अदर सब्जेक्ट है, उसके भी मैं इसी तरह से वीडियो भी लेके आ रही हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है क्षतिपूर्ति की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कि धारा 124 में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका यहीं से क्वेश्चन एक बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि क्षतिपूर्ति की संविदा किस धारा में दी गई है। तो याद कर लेना एकदम अच्छे से कि धारा 124 में दिया गया है, ठीक है। अब इसकी बहुत बच्चों को इस टॉपिक को समझने में दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है। आज आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा इस टॉपिक को पढ़ करके। आइए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या फिर किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे व्यक्ति को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति बचाने का वचन दे रहा है यानी क्षति से बचाने का वचन दे रहा है, उसी को वचनदाता कहते हैं, ठीक है। यानी एक पक्षकार आपका ये हो गया और दूसरा पक्षकार आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या फिर किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से इस दूसरे व्यक्ति को हुई हानि से वचन देता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति की संविदा बोलते हैं, ओके। अब हम एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपकी बीमा की संविदा जो होती है एक क्षतिपूर्ति की संविदा होती है। अब इससे देखना कितना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप कार खरीदते हो कोई, ठीक है, उसका बीमा करवाते हो, आप जाते हो बीमा कंपनी के पास, प्रस्ताव रखते हो, वो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। उसके बाद आप हर महीने या हर साल प्रीमियम भी उसका भरते हो। फिर जब कभी भी अगर कोई हो सकता, जरूरी नहीं है कि आपकी कार चोरी हो जाए या ना चोरी हो या एक्सीडेंट हो ही, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसी घटना हो जाती है या चोरी हो जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कार चोरी कर लेता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पर बीमा कंपनी जो नुकसान आपको हुआ है उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है, ओके। तो ये बीमा कंपनी जो है, ये वाला जो व्यक्ति है जो वचन दे रहा है, यहाँ पर ये बीमा कंपनी है, और जो आप हो, आप जो मोटरसाइकिल या कार का बीमा करवाने गए हो, आप ये वाले व्यक्ति हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन है आपका। का ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए, ये का व्यक्ति है, का ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम के लिए जो गा 200 रुपये की आमुख राशि के संबंध में खा के विरुद्ध चलाए, खा की क्षतिपूर्ति करने का वचन करता है। कौन करता है? आपका का जो है ये वचन देता है कि गा के द्वारा जो भी 200 रुपये के राशि के संबंध में जो कार्यवाही की जाएगी खा के विरुद्ध, तो उससे क्षतिपूर्ति कौन करेगा? का व्यक्ति, ये जो है आपका, ये इसकी क्षतिपूर्ति करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे का जो हो जाएगा ये क्षतिपूर्ति दाता होगा, यानी ये वचन दे रहा है कि मैं आपकी क्षतिपूर्ति करूँगा, यानी क्षतिपूर्ति का मतलब भरपाई करूँगा, ठीक है, और नुकसान से बचाऊँगा।
और यहाँ पे खा जो है, खा को वचन दिया जा रहा है, यहाँ पे क्षतिपूर्ति धारी कहा जाएगा इसको, ठीक है, इंडेमनी होल्डर बोला जाएगा। आइए अब हम देख लेते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व क्या है? तो पहले तो जो आपकी एक संविदा के आवश्यक तत्व होते हैं वो तो इसमें विद्यमान होते ही होते हैं, इसके साथ कुछ और भी आवश्यक तत्व होते हैं, वो अभी हम बाद में देखेंगे। जैसे कि एक संविदा में क्या क्या होना चाहिए, 2 पक्षकार होने चाहिए, ठीक है, प्रस्तावना होनी चाहिए, प्रस्तावना यानी ऑफर किया जाना चाहिए, एक पार्टी के द्वारा ऑफर किया जाता है, दूसरी पार्टी के द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्र सहमति यानी फ्री कंसेंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी प्रेशर में किया जा रहा हो, ठीक है, तो स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए। प्रतिफल भी, बीमा, आप बीमा का एग्जाम्पल लो, जब भी आपको क्षतिपूर्ति की संविदा समझना हो तो बस आप ये वाला एग्जाम्पल ले लेना कि आप कार का अपने बीमा करवाने गए हो, वहाँ पे बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी आपकी वो है जो क्षतिपूर्ति करने का वचन दे रही है, आप वो हो जिसको दे रही है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप हो और बीमा कंपनी है, तो 2 पक्षकार हो गए। प्रस्तावना, आप गए वहाँ पे, प्रस्ताव आपने किया। फिर दूसरा क्या है? स्वीकृति, बीमा कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया। स्वतंत्र सहमति, ना आपके ऊपर कोई दबाव है ना बीमा कंपनी के ऊपर दबाव है, पूरी फ्री कंसेंट है, कोई कपट नहीं है, ठीक है, और कोई भी असमय का असर, कोई भी उत्पीड़न, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। प्रतिफल, जो आप हर महीने या साल में जो भी प्रीमियम भरते हो इसका, तो वो आपका प्रतिफल हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ और एसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं इसका, जिसमें आता है कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का वचन दिया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से क्या इसका एक आवश्यक तत्व है। तो इसमें क्या होता है? एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का वचन देता है, ठीक है। अब दूसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट क्या होगा? इसमें 2 पक्षकार होते हैं, अभी हमने आपको बताया। इसमें 2, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्षतिपूर्ति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? तो 2 पक्षकार होते हैं। आप सोचते होगे कि हर संविदा में 2 पक्षकार होते हैं, लेकिन नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यानी प्रतिभूति की जो संविदा होती है उसमें 3 पक्षकार होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखना इसमें सिर्फ 2 ही पक्षकार होते हैं। बस आप यही वाला बीमा वाला एग्जांपल याद रखना, आप हो और बीमा कंपनी 2 पक्षकार हो, तो ये जो क्षतिपूर्ति करता होता है ये समझ जाओ ये बीमा कंपनी है, ठीक है, इंडेमनीफायर है जो आपको वचन दे रही है। क्षतिपूर्ति धारी इंडेमनी होल्डर यानी आप हो। क्षतिपूर्तिकर्ता से याद रखना जो कर रहा है, क्षतिपूर्ति कर रहा है। क्षतिपूर्ति धारी यानी जो धारण कर रहा है, वचन को धारण कर रहा है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अब दूसरा क्या है इसका एसेंशियल एलिमेंट, कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है वो समाश्रित संविदा होती है। कैसी होती है? समाश्रित। समाश्रित का मतलब क्या होता है कि ऐसी घटना जो निश्चित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बीमा होती है वो एक क्षतिपूर्ति की संविदा होती है, लेकिन आपकी जो जीवन बीमा की संविदा होती है वो एक क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं होती है, याद रखना आपका। क्यों? अब इसमें डिफरेंस ये समाश्रित संविदा वाला है। समाश्रित संविदा क्या होता है? ऐसी घटना जिसका होना या ना होना निश्चित ना हो, एक अनिश्चित घटना हो। वो घटना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे आप अपने कार का बीमा करवाने गए, एक्सीडेंट का पता होता है क्या आपको कि कब आप का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी कब आपकी चोरी होगी, नहीं पता होता है। तो ये है एक समाश्रित संविदा, यानी एक मतलब कोई घटना निश्चित नहीं है, तो ऐसी घटना के लिए जो संविदा की जाती है वो समाश्रित संविदा होती है, ठीक है। जीवन बीमा तो पता है सबको, मरना तो निश्चित है, लेकिन चोरी होना ना होना, आग लगना, ये सब निश्चित नहीं है। तो ऐसी जो संविदाएं होती है वो समाश्रित संविदा होती है, ठीक है। इसमें क्षतिपूर्ति होती है, लेकिन जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है आपका, कि यह सद्विश्वास की संविदा पे आधारित होता है। सद्विश्वास का मतलब होता है विश्वास के साथ जो भी आप क्षतिपूर्ति जो धारी होगा वो कुछ भी छिपाएगा नहीं क्षतिपूर्ति दाता से, ना ही क्षतिपूर्ति दाता क्षतिपूर्ति धारी से कुछ भी छिपाएगा। कुछ भी छिपाना नहीं है, सब कुछ स्पष्ट रखना है। नेक्स्ट आपका आवश्यक तत्व क्या है, इसमें क्षतिपूर्ति धारी वास्तविक क्षति की प्राप्ति, यहाँ पर लिख लेना, प्राप्ति करने का हकदार होता है, ठीक है। यानी क्षतिपूर्ति धारी वास्तविक क्षति की प्राप्ति करने का हकदार होता है, ना कि अनुबंधिक संपूर्ण राशि पाने का अधिकार होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो क्षतिपूर्ति धारी होता है, जिसको क्षति होती है, ठीक है, जो वचन धारण करता है, तो वो सिर्फ वही क्षति प्राप्त कर सकता है क्षतिपूर्तिकर्ता से जो उसको हुआ है। जैसे कि आपकी जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आपकी है मान लो 60,000 की है, ठीक है, हम मान लेते हैं 60,000 की आपकी मोटरसाइकिल है, ठीक है। आपने जो बीमा करवाया है वो 1 लाख का बीमा करवाया है, आपने बीमा 1 लाख का करवाया है, मोटरसाइकिल आपकी 60,000 की, ये चोरी हो जाती है तो बीमा कंपनी आपको 1 लाख रुपया नहीं देगी, बीमा कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये देगी। या दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने अपनी दुकान का बीमा करवाया है,
मान लो 10 लाख का बीमा करवाया है, लेकिन जो सामान जला या आपकी दुकान में जो आग लगी तो वो जितना जो सामान नुकसान हुआ वो सिर्फ 20,000 का नुकसान हुआ, तो बीमा कंपनी आपको 10 लाख नहीं देगी बल्कि 20,000 देगी जितनी आपको क्षति हुई है। तो यही इसमें कहा गया है कि जो क्षतिपूर्ति धारी होता है वो वास्तविक क्षति की प्राप्ति करता है, उसको सिर्फ वास्तविक क्षति प्राप्त करने का हक होता है, ना कि संपूर्ण राशि। ठीक, आइए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, क्योंकि आपके एग्जाम में केसेस से भी काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई केस लिख दिया जाए और 4 उसमें ऑप्शन लिख दिए जाते हैं कि इस केस में क्या कहा गया था, या फिर कोई डेफिनेशन लिख दी जाए और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिनमें केसेस होंगे कि ये डेफिनेशन किस केस में कहा गया था। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। सब्जेक्टिव में थोड़ा सा आराम ये हो जाता है कि उसमें आपको जो केस याद हो लिखो, नहीं याद है तो छोड़ दो। ठीक है, तो अब हम पहला केस देख लेते हैं। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस भारत संघ का आपका केस है। इस केस में क्या कहा गया था कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा होती है वो अभिव्यक्त और विवेचित दोनों होती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ये अभिव्यक्त यानी एक्सप्रेस भी हो सकता है और विवेचित यानी इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है जो बोलकर लिखकर संविदा की जाए, और विवेचित का मतलब होता है जो आचरण के द्वारा अनुमान लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका विश्वनाथ वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ये जो केस है ये आपका सीधा ऑब्जेक्टिव में तो इससे नहीं पूछा जाएगा कि इसमें क्या कहा गया, लेकिन हाँ ये ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको इस केस के बारे में पता होना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव है तो उसमें आप इस केस को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये केस क्या था इसके बारे में जान लो। मोटर गाड़ी की चोरी, ये मैंने इसको एक कह सकते हो कि टाइटल दे दिया है जिससे कि आप लोग याद रख पाओगे, क्योंकि हजारों केस होते हैं, आप लोग हर एक केस को पूरा याद करने बैठोगे तो याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप इस केस को ऐसे याद कर सकते हो कि जो विश्वनाथ वर्सेस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो केस है, इस केस में क्या होता है कि वादी के द्वारा एक मोटर गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया जाता है जो कि 1 लाख का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, 1 लाख का इंश्योरेंस होता है और इसकी जो गाड़ी होती है वो चोरी हो जाती है। बीमाकर्ता के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि वो इस गाड़ी का सिर्फ बाजार मूल्य, जो उस समय जो बाजार में उस गाड़ी का मूल्य था, सिर्फ वही देगा। न्यायालय के द्वारा इस तर्क को अस्वीकार कर दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं, वादी को जितनी क्षति हुई है उसको उतनी भरपाई करी जाएगी। ये इस केस में कहा गया था। आइए अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है डगडेल वर्सेस लोवरिंग का केस है। ये केस जो है आपका, इसको मैंने ये टाइटल दिया है ट्रक के दावेदार। इससे आप याद कर सकते हो इस केस को। अब थोड़ा सा इमेजिन करिएगा, मैं इसके फैक्ट बताती हूँ आपको जिससे ये केस आपको याद हो जाएगा। आइए अब हम इसके फैक्ट देख लेते हैं। इस बात में क्या होता है कि एक प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी और वादी तो आप लोग जानते ही होंगे। वादी वो होता है जो वाद लाता है, प्रतिवादी वो होता है जिसके विरुद्ध वाद लाया जाता है। तो एक प्रतिवादी होता है और दूसरा कौन होता है, केपी कंपनी होता है। ठीक है, कौन होता है, एक वादी होता है, दूसरा केपी कंपनी होता है, और दोनों कुछ ट्रकों के दावेदार होते हैं। ठीक है, ये समझ जाओ ये कौन है, ट्रक है। ठीक है, दोनों कहते हैं कि ये ट्रक हमारे हैं, लेकिन स्वामित्व तो किसी का सिद्ध नहीं होता है। यहाँ पर जो ट्रक होते हैं ये वादी के कब्जे में होते हैं। किसके कब्जे में होते हैं, वादी के कब्जे में होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ जाओ, इस केस में कौन कौन होता है, एक प्रतिवादी होता है और एक केपी कंपनी होता है। दोनों कुछ ट्रकों के दावेदार होते हैं, दोनों कहते हैं ये ट्रक हमारे हैं, लेकिन जो ट्रक होते हैं वो वादी के कब्जे में होते हैं। ठीक है, प्रतिवादी के द्वारा वादी से इन ट्रकों की मांग की जाती है। तो वादी कहता है कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन आप हमें एक क्षतिपूर्ति का बॉन्ड दीजिए जिसमें ये लिखा होगा कि जब भी अगर वादी को कभी भी इनकी वजह से, इन ट्रकों की वजह से कोई उत्तरदायित्व आएगा वादी के ऊपर, तो उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो प्रतिवादी करेगा। तो प्रतिवादी के द्वारा कोई उत्तर ना देने के बावजूद भी वादी के द्वारा इन ट्रकों को दे दिया जाता है। ये वादी जो है इन ट्रकों को प्रतिवादी को दे देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी केपी कंपनी होती है, केपी कंपनी के द्वारा ये सिद्ध कर दिया जाता है कि जो ट्रक हैं ये इसी के हैं। फिर क्या होता है कि केपी कंपनी के द्वारा वादी को उत्तरदायी ठहराया जाता है इन ट्रकों का मूल्य देने के लिए, और वादी जब प्रतिवादी से इस क्षतिपूर्ति की मांग करता है तो प्रतिवादी के द्वारा ये कहा जाता है कि उसने ऐसी कोई संविदा ही नहीं की है क्षतिपूर्ति की। जब ये वाद न्यायालय में जाता है तो न्यायालय के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिवादी ने बेशक प्रतिवादी ने अभिव्यक्त रूप से तो नहीं ये संविदा की है क्षतिपूर्ति की, लेकिन उसके आचरण से, उन्होंने जब ट्रकों को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो उनके आचरण से ये सिद्ध हो गया कि जो प्रतिवादी है ये क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए सहमति देता है। तो ये इसके कुछ फैक्ट थे और इससे ये सिद्ध होता है कि जो क्षतिपूर्ति की संविदा है वो अभिव्यक्त और विवेचित दोनों हो सकती है। आइए अब हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मदन मोरेश्वर का केस। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या कहा गया कि जब ये प्रश्न उठा कि जो क्षतिपूर्ति धारी है वो कब क्षतिपूर्ति दाता से धन की मांग करेगा, तो इस केस में कहा गया
कि जैसे ही क्षतिपूर्तिधारी का दायित्व स्पष्ट हो जाता है वैसे ही क्षतिपूर्तिदाता से धन की मांग कर सकता है। आपका जो क्षतिपूर्तिधारी है इसका दायित्व जैसे स्पष्ट हो जाएगा कि भाई आपको ये धन देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, वैसे ही वो क्षतिपूर्तिदाता से भुगतान की मांग कर सकता है, यानी धन की मांग कर सकता है। जैसे ही इसमें आप पहले वाला केस आप लोगों ने देखा कि इसमें जब वादी को कहा गया कि आप इन ट्रकों का मूल्य दीजिए, तब वादी ने प्रतिवादी से इन ट्रकों का मूल्य प्राप्त किया, यानी क्षतिपूर्ति या जो धन है उसकी मांग करी। ठीक है, तो ये कुछ केस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस थे। अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार, क्षतिपूर्ति संविदा और प्रत्यभूति की संविदा में अंतर, और उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और वो हम कवर करेंगे इसके अदर पार्ट में। तो चलिए अब उस वीडियो को देख लेते हैं।